नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी का बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ नहीं चल पाएगा। फिलहाल इस मामले में गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। बुधवार को नगर निगम के अधिकारियों ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर ब्रेक लगा दिया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा की जगह पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था। इसके तहत 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलना था। जहांगीरपुरी में बुधवार को 9 जेसीबी मशीन की मदद से अवैध कब्जे को हटाया गया। वहीं इस दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करीब 1500 सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया। ओवैसी ने इसे लेकर केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी घर तोड़े जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा, कोई नोटिस नहीं, कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, घर तोड़ना सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने हिंसा में शामिल 5 आरोपियों पर एनएसए लगा दिया है। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार, सलीम, सोनू, दिलशादी और अहीद के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हिंसा में शामिल कुछ नाबालिग को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को पिस्तौल देने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए शख्स का नाम गुल्ली है, जिसने आरोपी सोनू चिकना को हथियार सप्लाई किया था। प्रधानमंत्री मोदी 21 अप्रैल को लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी का यह संबोधन होगा। प्रधानमंत्री मोदी 21 अप्रैल को एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट का भी जारी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो 22 अप्रैल को नई दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बोरिस जॉनसन गुजरात के कारोबारियों से चर्चा भी करेंगे। अहमदाबाद में वो यूके और भारत के व्यापार संबंधों को लेकर कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। लाउडस्पीकर पर जारी घमासान के बीच सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। दरअसल सीएम योगी के आदेश के बाद नोएडा में 600 मंदिरों और 265 मस्जिदों को पुलिस ने नोटिस जारी किया। लाउडस्पीकर को लेकर इससे पहले योगी सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की थी। गाइडलाइन के मुताबिक लाउडस्पीकर बजा सकते हैं, लेकिन आवाज तेज नहीं होनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस को उम्मीद से कई ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और भी भीषण रूप लेती नजर आ रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर बम और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर हथियारों की मांग की। जेलेंस्की ने कहा कि अगर हमारे पास हथियार होते जिनकी हमें जरूरत है तो हमें यह युद्ध समाप्त करने में समय नहीं लगता।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, रूसी सेना ने इस युद्ध में खुद को सबसे अमानवीय सेना के रूप में दर्ज करा लिया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को जानबूझकर मारना रूसी सेना की बर्बरता की गवाही देता है। यूक्रेन युद्ध के बीच कनाडा के राष्ट्रपति ने भी राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियों पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही 12 लोगों पर भी बैन लगाया गया है। रूस के यूक्रेन पर हमले में कई शहर तहस नहस हो गए हैं। जंग में लाखों लोग बेघर हो गए हैं तो हजारों लोगों की जान चली गई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 1982 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें 72 बच्चे भी शामिल हैं और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर मास्क की वापसी हो गई है। बुधवार को हुई डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। फिलहाल दिल्ली में स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 40 लोगों की मौत भी हुई, जबकि 1547 लोग ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद अब देश में कुल 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 249 नए केस सामने आए। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 196 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले। पिछले 24 घंटे में 121 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 41,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए गुजरात के केवड़िया में समर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की। जेपी दलाल ने समारोह में हरियाणा को विशेष पैकेज देने की मांग की। साथ ही पशुपालकों को मंडीकरण संबंधित आ रही परेशानी के बारे में रोड मैप तैयार किया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंद्री पहुंचे, जहां उन्होंने जस के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी मौजूद रहे। इसी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जस की हत्या को घिनौना कार्य बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह किसी इंसान का काम नहीं है, ये तो किसी राक्षस का काम है। साथ ही उन्होंने सरकार से सीबीआई जांच की भी मांग की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत टोल प्लाजा पर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए किसानों का मुद्दा उठाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन आमदनी कम होती जा रही है, जबकि गेहूं की परचेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3,000 से 3,500 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि किसानों को उनकी मेहनत का लाभ नहीं मिल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत सिरसा के केभाबदीन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के शहीद हुए जवान निशान सिंह के परिवारों से मुलाकात की। राकेश टिकैत ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि शहीद के परिजनों को मदद दी जाए। किसान नेता ने इस दौरान किसानों के मुद्दे पर भी बात की। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से उनकी कुछ मांगों ने मान लिया है। किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को भी सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन एमएसपी का हल अभी तक नहीं हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे देश में किसानों को बिजली फ्री दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में तेलंगाना सरकार की
पॉलिसी को लागू किया जाना चाहिए। किसानों के चुनाव लड़ने पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने चुनाव लड़कर कोई पाकिस्तान की सीमा पार नहीं की। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने तरीके से लोगों की सेवा करना चाहता है। कोरोना की चौथी लहर के बीच फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब होती दिख रही है। दरअसल पहली लहर के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें हटा दिया गया। फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने पुराने कर्मचारियों की जगह पर नए कर्मचारियों की भी नियुक्ति नहीं की है, जिसके चलते टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का काम ठप पड़ गया है। फतेहाबाद के बड़ोपल में बनाई गई कोरोना टेस्टिंग लैब भी काफी दिनों से बंद पड़ी है। ऐसे में अगर चौथी लहर आती है तो फतेहाबाद की हालत गंभीर हो सकती है। स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगाए गए, लेकिन शहर में कहीं पर भी काम पूरा नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद में काम तो पूरे नहीं किए जा रहे, लेकिन उन्हें पूरा भी नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा फरीदाबाद में कहीं पर सड़कें टूटी हुई है तो कहीं पर सड़कों के किनारे लगाई गई लाइट खराब पड़ी है, जिस कारण रोजाना सड़क हादसा होता रहता है। साइबर सिटी में लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं पर अंकुश पाने के लिए गुरुग्राम दमकल विभाग ने 14 से 20 अप्रैल तक फायर वीक मनाया। इस कड़ी में दमकल विभाग ने सेक्टर 29 स्थित फायर स्टेशन में फायर सर्विस वीक का समापन किया। फायर सर्विस वीक का समापन पर दमकल विभाग ने लोगों को आग से बचाव के लिए जागरूक किया और शहर की सड़कों पर फायर फाइटिंग का दम दिखाया। फरीदाबाद के पटवार घरों की एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो में कुछ लोग पटवारियों की गैर मौजूदगी में महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आए। फरीदाबाद के सभी पटवारी गिरदावर बनाने की परीक्षा के लिए चंडीगढ़ गए हुए थे और उनकी गैर मौजूदगी में इस हरकत को अंजाम दिया गया। सिरसा में पुलिस ने नकली डीजल बनाने वालों पर नकेल कसते हुए छापेमारी कर एक गोदाम से नकली डीजल का जखीरा बरामद किया। गोदाम से पुलिस को 75,000 लीटर से ज्यादा का नकली डीजल मिला। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया। जब्त किए गए नकली तेल को ट्रकों, ड्रमों और टैंकरों में रखा गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अदमपुर निवासी दीपक और राजस्थान के रहने वाले रमेश के रूप में हुई है। नकली डीजल बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, आरोपी अपने गोदाम में बेस ऑयल, पैराफिन और मिनरल तापरीन का तेल मिलाकर नकली डीजल तैयार करते थे। प्राथमिक जांच में 2 अन्य लोगों के शामिल होने का भी खुलासा हुआ है। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला पुलिस ने महिला नशा तस्कर और उसके पति और कांग्रेस पार्षद राजेश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने उनके HDFC बैंक के खाते को सीज कर दिया। पुलिस ने पूर्व कांग्रेस पार्षद राजेश की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति को जांच करने का भी दावा किया। साथ ही उन पर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने और NDPC एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए। बता दें कि 6 अप्रैल को महिला तस्कर को पकड़ने के लिए गई पुलिस पर महिला के परिजनों ने पथराव किया था, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घोड़ी पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ निकलती एक दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि ये वीडियो बादली के माजरी गांव का है। वीडियो में दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर फेरों के लिए विवाह स्थल पर जाती दिखी। वही तमाम रिश्तेदार नाचते गाते हुए उसके साथ जाते दिखे। लड़की के पिता ने इसे समाज के लिए एक संदेश बताया। उन्होंने कहा कि वो बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के सारे सपने पूरे किए।
यमुनानगर में गेहूं की खरीद को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर किसान जिला उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि मंडियों में किसानों के साथ हो रही लूट को बंद किया जाए। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संजू गुदियाना ने कहा कि अनाज मंडियों में आढ़ती किसानों से कई तरह के खर्च बताकर पैसे ले रहे हैं। इसके साथ ही मंडियों में गेहूं के उठान की समस्या भी लगातार बनी हुई है। संजू गुदियान ने कहा कि सरकारी आदेशों के अनुसार गेहूं मंडी में पहुंचने के 72 घंटे के बाद किसानों को उसकी पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी पेमेंट नहीं मिल रही। कैथल के पिहोवा में विद्युत भवन के बाहर एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि एससी अपना अड़ियल रवैया छोड़कर कर्मचारी नेताओं से माफी मांगे। कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। झज्जर जिले में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जिले के बहादुरगढ़ में एक 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बच्चे की हत्या कर शव को खाली प्लाट में फेंक दिया गया। साथ ही बच्चे के शव को जलाने की भी कोशिश की गई। बता दें कि बच्चा शाम के समय घर से खेलने के लिए निकला था। मृतक की पहचान 10 वर्षीय मनीष के रूप में हुई है। ये वारदात लाइन पार की सुभाष नगर कॉलोनी में के पास हुई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पानीपत में समालखा के रहने वाले जेसीबी ठेकेदार की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। साथ ही अपने इस कारनामे का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में स्कूल वैन की चपेट में आने से 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बता दें 4 वर्षीय सिद्धार्थ नाम का मासूम लिटिल वर्ल्ड प्ले स्कूल में पढ़ता था। लिटिल वर्ल्ड प्ले स्कूल में पढ़ने वाले सिद्धार्थ को जिस स्कूल वैन ने घर पर उतारा उसी ने कुचल दिया। ये दर्दनाक हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 2 बहनों के भाई की जान चली गई। इसके साथ ही बच्चे के परिजनों ने गुरुग्राम के पुष्पांजलि अस्पताल पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। सिद्धार्थ के पिता ने आरोप लगाया कि एक्सीडेंट के बाद जब सिद्धार्थ को अस्पताल लाया गया तो पुष्पांजलि अस्पताल ने ठीक से इलाज नहीं किया। फिलहाल पुलिस स्कूल और अस्पताल दोनों के खिलाफ जांच कर रही है। हांसी में चारा भरकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की आइसर कैंटर से ओवरटेकिंग के चक्कर में टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ और दोनों वाहन सवार को सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बता दें ट्रैक्टर ट्रॉली तो शाम बलियाली की ओर जा रही थी। दतिया में बाईपास स्थित खेतों में भयंकर आग लगने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं इस दौरान किसानों ने दमकल विभाग को मामले की सूचना देकर अपनी सूझबूझ से ट्रैक्टरों के जरिए आग को बुझाया। बल्लभगढ़ में सेक्टर 2 के एक मकान में चोर लाखों की नकदी और लाखों के गहने चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने देर रात 2 बजे घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। हिसार के बूढ़ाखेड़ा में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के गंदे पानी के ट्रैक में उतरे 4 लोगों की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। टैंक का पानी निकालकर चारों शवों को बाहर निकाला गया। चारों लोग करीब 50 फीट गहरे टैंक में नीचे उतरे थे। सीवरेज वेस्ट से बनी जहरीली गैस को चारों की जान की वजह बताया जा रहा है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चारों शवों को टैंक से बाहर निकाला। वहीं ग्रामीणों ने शव को ले जा रही एम्बुलेंस को रोक दिया। चारों सफाई कर्मियों की मौत। इस मामले में अब मजिस्ट्रेट जांच होगी। झज्जर के गांव बहराणा में बस स्टैंड के पास सुरेश नामक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतक के परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए कहा कि युवक के सिर पर गहरी चोट के निशान हैं। पुलिस ने मृतक के परिजन की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यमुनानगर में फैक्ट्री मालिक से तंग आकर एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने फैक्ट्री संचालक के बेटे पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया। आईपीएल का 31वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जिसमें आरसीबी ने लखनऊ के खिलाफ 18 रन से जीत दर्ज की। भारतीय पेसर मोहम्मद शमी की पत्नी अब उनके माता पिता ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हसीन जहां ने उनकी संपत्ति पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने बॉलीवुड करियर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलीवुड मूवी गैंगस्टर में लीड रोल करने का ऑफर मिला था। मंगोलिया में चल रही एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय पहलवानों का जलवा रहा। ग्रीको रोमन कैटेगरी में भारत के 5 में से 3 पहलवानों ने कांस्य पदक जीते। सुनील कुमार ने तो दूसरी बार एशियाई चैंपियनशिप में मेडल जीता। अमेरिका जाने के लिए वीजा की चाहत रखने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अमेरिकी दूतावास ने भारत में अगले अगले 12 महीनों में 8 लाख वीजा जारी करने को कहा है।